आज हम बिहार की कुढ़नी विधानसभा की बात करेंगे जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है और मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभाओं में से एक है और वर्तमान में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता यहाँ के विधायक हैं। यहाँ के समीकरण क्या है, यहाँ का इतिहास क्या रहा है और इसका कितना प्रभाव इस बार पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, कुढ़नी विधानसभा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और जो पिछला इतिहास रहा है उसका कितना असर दिखाई देगा यहाँ? देखिए, कुढ़नी विधानसभा के इतिहास की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पर जो एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा, पृष्ठभूमि दिखेगी, यहाँ पर जो समाजवादी सोच है वो ज़्यादा हावी रही है। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहले 3 चुनाव हुए थे वहाँ पर कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर जो सोशलिस्ट विचारधारा है वो प्रभावी होती चली गई और उसने जो है चुनाव दर चुनाव कई चुनाव जो है वो जीते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल केवल समाजवादी विचारधारा को ही यहाँ जीत मिली है, कांग्रेस भी पहले कामयाब हुई है और इन दिनों आप देखिए तो बीजेपी भी जो है अपने पैर जमाने की कोशिश करते हुए आपको कुढ़नी में दिखेगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे देखें तो 1952 से लेकर 1991 तक जो है कुल 10 चुनाव हुए थे, जिसमें आप देखते हैं कि 5 बार जो सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां हैं वो चुनाव जीतती हैं और 4 बार जो सफलता है वो कांग्रेस को मिलती है और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब आप 1995 से 2020 के बीच जो 8 चुनाव हुए हैं उसको देखें तो वहां सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों का दबदबा आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। 8 में से 6 अवसर ऐसे आए हैं जब जनता नामधारी पार्टियों ने यहां पर जीत हासिल की है और इसके अलावा जो 2 और जीत है वो बीजेपी को मिली है। तो ऐसा कुछ जो है वो आपको कुढ़नी में दिखता है। इसके अलावा आप देखें तो 2000 से जेडीयू और आरजेडी के बीच यहां पर एक मुकाबला चल रहा था, लेकिन सडनली 2015 में जो महागठबंधन बना जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो उस महागठबंधन की वजह से बीजेपी को यहां चुनाव लड़ना पड़ा और उस चुनाव ने जो है बीजेपी को यहां पैर रखने की जगह दे दी और अब बीजेपी चाहती है कि वो अपने पैर अच्छी तरह से यहां जमा ले। लेकिन चूंकि ये सीट ट्रेडिशनली जेडीयू की रही है 2000 से अगर आप देखें तो यहां पर जो है जेडीयू की भी कोशिश है कि उसके प्रत्याशी को जो है यहां से टिकट मिले। मनोज कुशवाहा जो हैं, मनोज कुमार सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको जेडीयू चाहती है कि वो यहां से चुनाव लड़ें। लेकिन जो एक बात है कि वो ये है कि बीजेपी की ये सिटिंग सीट है और जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं वो वर्तमान सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। तो बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें मंत्री बना दिया, तो अब कुढ़नी की सीट जो है एक मंत्री की सीट है, तो क्या मंत्री का टिकट कटेगा, ये एक जो है वो बड़ा सवाल है। हालांकि दावेदार यहां कई हैं, तो यहां मुकाबले से पहले एक मुकाबला चल रहा है जिसमें गठबंधन के सहयोगी दल ही आपस में एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं। कुढ़नी में अगर आप देखते हैं तो बीजेपी जेडीयू के बीच एक रेस है कि इसमें से कौन जो है यहां पर अपना प्रत्याशी देता है। महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी के बीच आप वो रेस देख सकते हैं। खैर, अगर हम यहाँ के और इतिहास को खंगालें तो यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ कुढ़नी में वो 1952 में हुआ और कपिलदेव नारायण सिंह यहाँ के पहले विधायक बने। कुल 18 चुनाव अब तक कुढ़नी में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की है, जेडीयू को 3 अवसरों पर कामयाबी मिली है, बीजेपी 2 बार ये सीट जीतने में सफल रही है, तो आरजेडी, जनता दल और जनता पार्टी 2-2 बार इस सीट को जीती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 1-1 बार सफलता मिली और निर्दलीय प्रत्याशी भी 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे।
अगर हम सर्वाधिक जीतों की बात करें कि किस व्यक्ति ने जिसने की कुढ़नी का प्रतिनिधित्व किया है और सर्वाधिक बार किया है, तो सर्वाधिक बार की बात आती है तो नाम आता है साधु शरण शाही की, जो कि 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। और मनोज सिंह कुशवाहा जो है वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि जेडीयू चाहती है कि उसको यहां पर चुनाव लड़ने दिया जाए। अगर यहां के जो चुनाव हुए हैं 2010 से, इनफैक्ट 4 चुनाव यहां पर हुए कुढ़नी में बाई इलेक्शन भी करवाना पड़ा 2022 में, चूंकि जो उस वक्त विधायक थे 2020 में अनिल कुमार सहनी यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, वो एलटीसी घोटाले में जो है उनको अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ी उस वजह से, और तब एक बाई इलेक्शन 2022 में हुआ था। खैर, हम 2010 से शुरू करते हैं। 2010 में जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह कुशवाहा थे, जो कि 2005 के फरवरी और अक्टूबर में ऑलरेडी 2 चुनाव जीत चुके थे और सिटिंग विधायक थे उस वक्त। उनके सामने एलजेपी के विजेंद्र चौधरी थे। तो यहां पर जो मनोज कुमार सिंह हैं उनको 36,757 मतलब 28.28% वोट आते हैं। विजेंद्र चौधरी जो एलजेपी प्रत्याशी थे उनको 35,187 वोट आते हैं, मतलब 27.08%। और निर्दलीय शाह आलम जो है वो 12,083 वोट 9.3% वोट लेकर आ जाते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी चौथे स्थान पर रहते हैं, 9,896 वोट 7.62 वोट प्रतिशत उनका रहा। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट यहां पर हुई थी, चतुष्कोणीय मुकाबला, जिसमें सिर्फ 28.28% वोट लाकर मनोज कुमार सिंह जो है वो 1,570 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो आप यहां पर एक चीज देखते हैं कि फाइट यहां पर क्लोज होती है, ये देखने को मिलता है। हालांकि 2015 में फाइट उतनी क्लोज नहीं रही, लेकिन अन्य अवसरों पर आप देखेंगे तो फाइट क्लोज होती है, जो 2010 से हम देख रहे हैं। 2015 में जो है महागठबंधन चूंकि बन चुका था, तो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी। सिटिंग सीट जेडीयू की थी, जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दे दिया, फिर से मनोज कुमार सिंह कुशवाहा को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन अब बीजेपी को यहां प्रत्याशी उतारना पड़ा क्योंकि वो एनडीए फोल्डर में था, और तब उन्होंने केदार प्रसाद गुप्ता को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया। और ये वो चुनाव था जब कुढ़नी में बीजेपी को पैर रखने की जगह मिली। जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं वो 73,227 वोट लाने में कामयाब होते हैं, 42.33% वोट। और मनोज कुमार सिंह कुशवाहा 61,657 वोटों पर ही रुक जाते हैं, 35.64% वोट उनको मिलते हैं। तो आमने सामने की लड़ाई हुई और जिसमें पहली बार कुढ़नी में जो है वो कमल खिला, तो पैर रखने की जगह मिली। वहां पर अब बीजेपी की ये सीट हो गई, क्योंकि अगले चुनाव में तो जेडीयू की वापसी हो गई थी एनडीए फोल्डर में, लेकिन चूंकि ये सिटिंग सीट बीजेपी की थी तो ये सीट लड़ने के लिए बीजेपी को ही दी गई। और फिर से केदार प्रसाद गुप्ता यहां पर प्रत्याशी बने, लेकिन आरजेडी ने जो है अनिल कुमार सहनी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और आरएलएसपी ने राम बाबू सिंह को टिकट दिया। एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर होती है, जिसमें 77,837 वोट केदार प्रसाद गुप्ता को आते हैं, 39.9%, और अनिल कुमार सहनी को आ जाते हैं 78,549 वोट, मतलब 40.2%, और राम बाबू सिंह जो कि आरएलएसपी के प्रत्याशी थे वो लेकर आते हैं 10,000 वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में अनिल कुमार सहनी को सिर्फ 712 वोटों की जीत मिलती है। तो बिल्कुल एक धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला था। जबकि 2015 में जब महागठबंधन एक तरफ था और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो उसका जो मार्जिन था वो 11,570 वोटों का था। लेकिन अन्य अवसरों पर, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, क्लोज फाइट होती रही है। लेकिन इन सब के बीच अनिल सहनी को जो है अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी
गई एलटीसी घोटाले में नाम आने की वजह से। तो बाई इलेक्शन हुआ 2022 में, और उस वक्त भी देखिए इत्तेफाक ये था उदय कि यहां पर जेडीयू आरजेडी उस वक्त एक तरफ थे, और ये वो वक्त था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी। तो यहां पर बीजेपी ने फिर से केदार प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया, और ये सीट जेडीयू ने ली और मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन यहां पर आप एक चीज और देखते हैं कि जो नीलाभ कुमार हैं वो वीआईपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। नीलाभ कुमार साधु शरण शाही के जो हैं ग्रैंडसन हैं, तो वो यहां पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है, लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता 76,722 वोट 42.38% वोट लाकर 3,649 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। फिर से एक क्लोज फाइट हुई थी, मनोज कुशवाहा को 73,073 वोट आए थे 40.37%, और नीलाभ कुमार ने भी 10,000 वोट लाए थे वीआईपी के टिकट पर, 5.5% उनका भी वोट प्रतिशत था। अब इसके बाद जो सवाल उठता है कि अब इस बार क्या होगा, कौन कौन से दावेदार हैं, तो देखिए यहां दावेदारों की भीड़ लगी है। आप बीजेपी और जेडीयू में तो है ही कि हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, यहां पर बीजेपी में भी कई दावेदार हैं जो कहते हैं कि हम लड़ेंगे। अगर पहली दावेदारी की बात करें तो वो केदार प्रसाद गुप्ता की ही बनती है, और इसके अलावा अबोध शाह हैं जो बीजेपी ओबीसी प्रदेश समिति के हैं, वो जन आशीर्वाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो वो एक प्रत्याशी के तौर पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा शशि रंजन हैं, उनकी कोशिश है कि उनको यहां से टिकट मिले। शेखर सैनी हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हैं, तो उनका भी अपना दावा है। तो ये आप देखते हैं, और जेडीयू से मनोज कुशवाहा तो हैं ही। अब अगर आप देखें आरजेडी से कौन, तो आरजेडी से भी कुछ दावेदार हैं, जिसमें कि मुकुंद कुमार मतलब कि अनीस सिंह हैं, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और 2020 में जो चुनाव जीते थे अनिल सहनी, वो भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी या बेटे में से किसी को यहां पर टिकट जो है वो दिया जाए। तो अब देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन वीआईपी यहां पर जो है जोर शोर से दावा करते दिख रही है। वजह यह है कि यहां पर सहनी वोटर्स की संख्या अच्छी है। तो आप देखते हैं कि यहां रमा निषाद हैं, पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी, उनका दावा बनता है, लेकिन जो सबसे जबरदस्त दावा बनता है वो नीलाभ कुमार का बनता है। बाई इलेक्शन में उन्होंने 5.5% वोट लाए थे, 10,000 वोट उनको मिला था वीआईपी के टिकट पर, और वो साधु शरण शाही के ग्रैंडसन हैं, जो साधु शरण शाही 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो यहां का जो जातीय समीकरण है, महागठबंधन चाहेगा कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं उसी में से प्रत्याशी अगर हम चुनते हैं उसी जाति में से, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो नीलाभ कुमार का भी एक दावा बनता है। लेकिन इन सब के बीच 2022 के चुनाव में एक डेवलपमेंट हुआ था उदय, एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दे दिया था, गुलाम मुर्तजा, और वो 3,202 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो अब देखना यह है कि क्या एआईएमआईएम फिर से कुढ़नी में चुनाव लड़ता है। अगर वो चुनाव लड़ता है तो चुनाव और भी रोचक हो जाएगा। इसके अलावा जनसुराज किस जाति से यहां प्रत्याशी देता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 18.5% के आसपास, 18.44%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 15.8%, और यादव जो हैं 9 से 10%। तो 25 से 27% का एमओआई का चंक बनता है, जो कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। और इसीलिए जो मैंने आपको बात कही कि आरजेडी की कोशिश होगी कि वो एनडीए फोल्डर में जो परंपरागत जातियां हैं जो एनडीए को वोट करती हैं उसमें से प्रत्याशी बनाए। इसके अलावा राजपूत यहां 4 से 5%, भूमिहार 7 से 8%, ब्राह्मण 2 से 2.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 13 से 15%, कुशवाहा यहां पर 5.5 से 6.5%,
कुर्मी 1.5 से 2% और धानुक को भी मिला दीजिए तो ये चंक 7 से 9% के आसपास पहुंच जाता है। वैश्यों की संख्या यहां पर अच्छी है, वैश्य वर्ग से 11 से 12% वोटर हैं और इसीलिए केदार प्रसाद गुप्ता यहां प्रत्याशी बनाए जाते हैं। तो ये चीजें अगर आप देखते हैं, और जो एक खास बात जो मैंने कही कि वीआईपी का दावा क्यों मजबूत है, क्योंकि यहां मल्लाह वोटर्स जो हैं वो 8 से 8.5% है। अगर वीआईपी के कैंडिडेट यहां पर होते हैं तो वो एक संभावना है कि वो उनको वोट करें। अगर आरजेडी कैंडिडेट देता है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी इन वोटों को महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर करवा पाते हैं या वो एनडीए फोल्डर में ही रह जाते हैं। अदर ओबीसी ईबीसी की बात कीजिए तो 11 से 13% जो है वो भी आपको दिखता है। तो यहां अगर आप एससी और ओबीसी ईबीसी जो अदर्स की हम बात करते हैं केवल उनको देख लीजिए तो वो 31-32% हैं। इसके अलावा निषाद वोटर्स, धानुक वोटर्स, तो ये जो वोटर्स हैं आपको यही तय करेंगे कि कुढ़नी का किंग कौन बनेगा। तो इसलिए यहां का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। यहां पर जैसा मैंने कहा कि दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। एक विकासशील स्वराज पार्टी है, उसकी नजर वीआईपी के वोटों पर लगी होगी। मुकेश सहनी के पुराने करीबी हैं, वो विकासशील स्वराज पार्टी से यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए यहां का जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का हो गया है कि वोट किस तरह से, समीकरण किस तरह से सधेगा, ये दोनों गठबंधन के लिए जो है बड़ी चुनौती होगी। तो कुर्मी का चुनाव, तेज प्रताप यादव ने भी एक नया फ्रंट तैयार कर दिया है, तो लगता है उनकी टीम से भी कोई ना कोई उम्मीदवार होगा। या ये हो सकता है कि अब देखना है कि देखिए चुनाव के समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी क्षेत्र में आपका चुनाव तभी प्रभावी होता है जब आपके वहां पर कार्यकर्ता हों, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है चुनाव का। तो तेज प्रताप यादव की पार्टी तो बनी नहीं है, वो उन्होंने एक तेज प्रताप टीम बना रखी है। कुछ पार्टियों से उन्होंने जो है कल एक गठबंधन किया है, टीम तेज प्रताप का एक गठबंधन हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिन पार्टियों से वो गठबंधन कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता किसी विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। अगर कार्यकर्ता हुए तब तो आप बूथ मैनेजमेंट कर पाएंगे और तभी आप फाइट दे सकेंगे, नहीं तो बहुत गंभीर प्रत्याशी के तौर पर उतरना जो है मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रत्याशी का चेहरा भी होता है कि कौन से प्रत्याशी बनते हैं। तो अभी तो वक्त है, ये देखना होगा कि तेज प्रताप यादव ने जो एक गठबंधन बनाया है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कुढ़नी में अगर फिलहाल जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पार्टियां अभी दिख रही हैं, आगे अब क्या होता है उसमें एक कांटे का मुकाबला दिख रहा है। चलिए, तो कुढ़नी का किंग कौन होगा और वहां के समीकरण क्या होंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे और इसके साथ कौन कौन सी दूसरी पार्टियां वहां बड़ी पार्टियों का खेल खराब करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा।